पुनरपि स्वागतं भवतां सर्वेषां वार्तावली दर्शकानां। दर्शकाः, अधुना कालः अस्ति आसन्नः तृतीया प्रभागस्य, यत्र वयं प्रति सप्ताहम् उत्कृष्टविदुषा सह सम्पर्कं विधाय विभिन्नविषयेषु संवादं साधयामः। सत्यम्। एतस्मिन् पर्याये साधितसम्पर्कः अस्ति राजस्थानवास्तव्यः कश्चन संस्कृतविद्वान्, प्रकृष्टः पुस्तकलेखकः च। कः अस्ति एषः विद्वान्, किं च अस्ति तदीयं कथनं, जानीमः एतेन हि तृतीया संवादेन। प्रियदर्शकाः, नमस्कारः। अद्य अस्माभिः सह राजते विशिष्टः संस्कृतज्ञः, विशिष्टः संस्कृतपुस्तकलेखकः च डॉक्टर श्रीकृष्ण जुगुनुवर्यः। महोदय, अहम् आदौ भवतः वार्तावल्यां स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्कार। मम प्रथमः प्रश्नः तावत् विशिष्टः अवसरः अस्ति, अतः तद् आधृत्येव वर्तते यत् संस्कृतवाङ्मयं प्रायशः उच्यते यत् सर्वविषयाणाम् आधारमेव स्वीकृत्य तत्र बहु किमपि लिखितम् आप्यते, परन्तु पर्यावरणविषये अपि तथा भूतान् ग्रन्थान् भवान् तत्र उपस्थापयितुम् अर्हति यत् इमे ग्रन्थाः सन्ति ये पर्यावरणविषये वस्तुतः आधृताः सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों के ऋषि, या बल्कि मैं इसको कहूंगा सूत्र और मंडल अध्याय, सब में वृक्षों के संदर्भ हम लोगों को मिल जाते हैं। हमारे महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का और वनवासी तपस्वियों का ध्यान वृक्षों पर और वृक्षों की विद्या पर लगा रहता है। वो वृक्षों को समझते हैं, वृक्षों से संवाद स्थापित करते हैं और एक विद्या का विकास करते हैं, वो है वृक्ष विद्या। चंद्रमा और जो मारीशा नाम की कन्या है, ऋषियों ने जिस मारीशा नाम की कन्या का जो प्रकट या प्रादुर्भाव किया है, चंद्रमा के साथ वो कैसे स्थापित हुई और कैसे वनस्पतियों का पोषण हुआ। यजुर्वेद के कितने ही मंत्र हैं जिनमें वनस्पतियां कैसे पोषित, पल्लवित और विकसित होकर हम लोगों को कई दृष्टियों से जो पोषण देती है, वो एक वृक्ष विद्या। बाद में यही विकास हम लोगों को आयुर्वेद के रूप में मिलता है और ऋषियों का संपूर्ण ध्यान वृक्षों के साथ। मम प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः अग्रिमः यत् वस्तुतः वनस्पत्यादीनां वृक्षाणां च तत्र यद् वर्णनं भवति, वस्तुतः तदेव पर्यावरणस्य सारभूततत्त्वानि एवं वक्तुं वयं शक्नुमः। अतः प्रश्नः मम यत् वृक्षैः सम्बद्धः कश्चन ग्रन्थविशेषः अथवा अनेके ग्रन्थाः नाम प्राप्ताः भवेयुः, तेषां विषये वस्तुतः भवता अपि बहु किमपि लिखितमस्ति, व्याख्यायितमस्ति, तस्मिन् विषये भवान् तत्र विशदयतु। आपने बहुत सुंदर बात कही है। मुझे चाणक्य याद आते हैं, जो एक ग्रंथ का नाम अपने अर्थशास्त्र में देते हैं, वो है गुल्म वृक्षायुर्वेद। आप देखिए, वहां से लेके वृक्षायुर्वेद की जो परंपरा हम लोगों को प्राप्त होती चली गई, वो 587 ईस्वी में जब बृहद संहिता का लेखन वराहमिहिर करते हैं, तो वो एक अध्याय का नाम देते हैं और वो है वृक्षायुर्वेद। संयोग से उसकी भट्टोत्पल जो टीका है 9वीं शताब्दी की, वो उसमें काश्यप के, मनु के और भी जो लोक में प्रचलित वृक्ष विद्याएं हैं, वृक्षायुर्वेद से संबंधित, वृक्ष से संबंधित खासकर, वो हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। और इसी विद्या को आगे चलकर 1129 में विकसित करते हैं सोमेश्वर, जिनकी मानसोल्लास में वृक्ष विद्या पर कितना सुंदर विकास, वृक्षों को लेकर जो तंत्र प्रयोग, वृक्षों को लेकर जो मुहूर्त, वृक्षों को लेकर जो रोपण विधियां, वृक्षों के अंतराल, वृक्षों के उपाय, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नक्षत्र, और आगे चल के ये विद्या विकसित होती है और एक संपूर्ण शास्त्र हम लोगों को मिलता है, वो है सूरपाल का वृक्षायुर्वेद। ये वही समय है जब शारंगधर, जो चौहान नरेश हमीर का दरबारी है शारंगधर, वो अपनी एक ग्रंथ यानी शारंगधर पद्धति देते हैं, तो उसमें उपवन विनोद का प्रणयन या संपादन करते हैं और वही जो हम लोगों को वृक्षायुर्वेद मिलता है। आगे चल के ये विद्या विकसित होती रही और एक ग्रंथ हम लोगों को मिलता है जो विश्व के कल्याण के लिए है, विश्व वल्लभ, यानी संसार को कैसे प्रिय हो। और उसमें 3 विद्याएं हम लोगों को मिल जाती है जो वृक्षों से जुड़ी हुई है, वन, वायु और वृष्टि।
अस्तु। ये तीन ही तत्व हैं जो पर्यावरण के मूलाधार है। वस्तुतः मध्यकाले तावत् तथा भूताः ग्रन्थाः न लिखिताः सन्ति संस्कृतसाहित्ये, एवं प्रायशः आक्षेपः भवति, यथा भवता उक्तं यत् एकादशशताब्द्याम् अथवा द्वादशशताब्द्यां तत्र बहुविधाः ग्रन्थाः नाम वृक्षायुर्वेदसम्बद्धाः लिखिताः व्याख्यायिताः। वृक्षायुर्वेद या वृक्ष विद्या से संबंधित कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अप्रासंगिक हो। आज हम लोग सब तरफ वृक्षों को बचाने की, वृक्षों को लगाने की, पर्यावरण के सुधार की, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं और ये नारे देते हैं कि शिव समान विष पीते वन, काम धेनु सा देते धन। तो मुझे लगता है हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वृक्षायुर्वेद जो उपवन विनोद हैं, आज सब तरफ सब और मुझे लगता है कि वृक्ष घटते जा रहे हैं और जन संकुल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तब मुझे याद आता है सूरपाल का वो निर्देश और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो विश्वकोश है, अग्नि पुराण जो विश्वकोश है, वन्य पुराण जो विश्वकोश है, बृहद नारदी पुराण जो विश्वकोश है। तब मुझे याद आता है यदि वृक्षों ने फल भी न दिए तो कोई बात नहीं, कोई छाया तो देगा ही। ये वृक्षायुर्वेद की बड़ी धारणा है। वृक्षायुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि कोई बांझ वृक्ष भी कैसे फल दे सकता है, उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। ऐसे वृक्ष जिन पर बिजली गिरी हो, मुझे लगता है मध्यकाल में वृक्ष विद्या के सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं। जिस वृक्ष पर बिजली गिर गई हो, जिस वृक्ष को हाथी ने उखाड़ दिया हो, जो वृक्ष किसी ने काट डाला हो, वो कैसे फलीभूत हो सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वृक्षों में कौन सी व्याधियां हैं। हम सब लोगों को ये जानकर गौरव होगा कि हमारे ऋषियों ने तीनों जो वात, पित्त और कफ हैं, वो व्याधियां और पेड़ों की व्याधियों का वर्गीकरण भी इन तीनों के अंतर्गत किया। वृक्ष विद्या पूरे देश, पूरे समाज, पूरे संसार के लिए बड़ी आवश्यक है। कृषि क्षेत्रमाधृत्य अपि तथा भूतानि पुस्तकानि आप्यन्ते संस्कृतसाहित्ये, तथा भवान् यदि तेषु विषयेषु अपि तत्र व्याख्यानं करोति अथवा तत्र लिखति यद्द्वारा आधुनिकः समाजः उपकृतः भवेत्। आपने कितनी सुंदर बात कही है कि संस्कृत जो एक प्रायोगिक विषय है और संस्कृत विदों ने जो सस्य विद्या है, कृषि विद्या पर अनेक ग्रंथ भारत में प्राप्त हो जाते हैं। संयोग से इन ग्रंथों की रचना के बाद ये लोगों के हाथ में तो रहे, लेकिन इनका अधिक विकास नहीं हुआ। ये शताब्दी हम लोगों को याद रखनी चाहिए जब कृषि पर आधारित, सस्य पर आधारित और हमारे जो केदार यानी उत्पादक क्षेत्र पर आधारित ग्रंथों का पुनर्प्रकाशन हुआ है और हम लोगों को मिला है। पराशर के नाम से सबसे उपयोगी ग्रंथ है कृषि पराशर। ये एक प्रकार से कृषि का पंचांग है और कृषकों में, कृषि बलाओं में ये विशेष रूप से प्रचलित रहा है। एक एक श्लोक पशुपालन, ये पूरी की पूरी विद्या हस्बेंड्री भी पशुपालन से संबंधित भी है, क्योंकि कृषि और पशुपालन दोनों ही एक साथ जुड़े हैं, जैसा हमें यजुर्वेद बार बार कहता है। मुझे लगता है संस्कृत में कृषि विद्या का विकास सबसे अधिक हुआ। इसके लगभग 20 ग्रंथ हमने अब तक खोजे हैं और उनका प्रकाशन भी किया। भवान् तु बहून् विषयान् आश्रित्य पुस्तकानि लिखति। वस्तुतः तानि पुस्तकानि तथाविधानि अपि भवन्ति येषां प्रापणं सहजतया न भवति। यथा वास्तुशास्त्रमाधृत्य अपि भवान् बहु किमपि लिखितवान् अस्ति, अथवा अन्यानि तत्र तथ्यानि अपि भवान् स्वपुस्तके तत्र प्रकाशयति। तर्हि एतस्मिन् क्रमे पर्यावरणविषयम् आश्रित्य एव तु प्रश्नाः कृताः मया, परन्तु इदानीं अहं तत्र ज्ञातुकामः यत् भवान् विशदयतु स्वमुखात् यत् के हि ग्रन्थाः इदानीं भवता तत्र आविष्क्रियन्ते, नाम व्याख्यादिभिः तत्र समक्षं पुरस्क्रियन्ते। मुझे ये कहते हुए गौरव है और आत्मविश्वास है कि ये जो शताब्दी है, ये संस्कृत में नवीन विषयों की स्थापना, नवीन ज्ञानानुशासन की प्रतिष्ठा और नवीन विषयों के अध्ययन अध्यापन के लिए याद की जाएगी। ऐसे ग्रंथ जो ग्रंथ भंडारों में बंद थे या केवल संदर्भ मात्र मिलते थे, वो ग्रंथ आज हमारे सब मित्रों, बल्कि देशवासियों, विश्व के निवासियों के हाथ तक पहुंचे हैं संस्कृत के वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में।
भारतीय ज्ञान संदर्भ कोश के रूप में तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि आज वास्तु, ज्योतिष, विज्ञान, धनुर्वेद, आयुर्वेद, आहार वेद, गोवेद और भी कई सारे जो क्रीड़ा विनोद, मल्ल विनोद, इन सब पर आधारित जो ग्रंथ आज लोगों के हाथ तक पहुंच रहे हैं, तो ये शताब्दी संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा, पुनर्जागरण के रूप में याद की जाएगी। जी, बहुशः धन्यवादः महोदय। मन्ये भवद्विषये विज्ञाय अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति ते प्रेरिताः भवेयुः यत् संस्कृतसाहित्ये तथा भूताः अपि ग्रन्थाः सन्ति येषां विषये भवान् तत्र व्याख्यानं करोति, प्रसङ्गान् तत्र उद्धरति इति।